याद है आपको 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले एक रैली में मोदी जी ने क्या कहा था? सुनिए जरा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। असल में ये नारा जो भी आपने सुना वो चुनाव से पहले था, क्योंकि अब उनका नारा ये है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा और ना ही रेल और एयरपोर्ट बचने दूंगा। मोदी जी, वैसे तो मैं कोई पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि जब भी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसे ठीक करने के लिए सरकारी संस्थानों को बेचने की नहीं बल्कि उनको ठीक करने की जरूरत होती है। आज से करीब 10 साल पहले जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए आई थी, तब उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो इस देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और गरीबी जैसी चीजों को जड़ से खत्म कर देंगे। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन असल में होता इसका जस्ट उल्टा है। बीजेपी के इस 10 साल के पॉलिटिकल टेन्योर में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है। मंजूर है, हम मरेंगे। खैर, ये सिर्फ कुछ ही मुद्दे नहीं हैं। इसके अलावा भी फार्मर्स प्रोटेस्ट, CAA, मणिपुर, लद्दाख और अरविंद केजरीवाल को फेक केसेस में अरेस्ट करने जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर अभी बात नहीं की गई तो वो हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। खैर, इन्हीं खतरों को भांपते हुए आइए जानने की कोशिश करते हैं देश की सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और इसके लीडर्स की काले कर्मों की असली कहानी को आज के इस वीडियो में। He is a killer of the Muslims in Gujarat. BBC conducted a survey that shows BJP is the most corrupt political party in the world. 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था अगर हम सबसे ज्यादा किसी चीज में ध्यान देंगे तो वो है जॉब्स क्रिएशन में। लोगों को खूब नौकरियां देंगे और गरीबी को तो इस देश से खत्म ही कर देंगे। लेकिन इन फरेबियों का जो सच मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको शॉक कर देगा। जी हाँ, 2017-18 यानी कि बीजेपी के आने के बाद भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंचा 6.1%, जो कि 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा था। खैर, 2 साल बाद फिर से गवर्नमेंट के द्वारा एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डन किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट 6.1% था वो बढ़कर 20.8% हो चुका है जून 2020 में। खैर, यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेट कांग्रेस के टाइम पर यानी 2013 और 14 के बीच जो 49.5% था, वो बीजेपी के कार्यकालीन में 57.3% तक पहुंच जाता है 2022-23 में। और इसी टाइम पीरियड में जो वर्कर्स की सैलरी का शेयर है वो 23.1% से डिक्लाइन होकर पहुंच जाता है 20.9% तक। वेल, इस सब से एक बात तो साफ है दोस्तों कि मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता देश और देश के लोगों को इस तरीके से बर्बाद करते हुए। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक अनबीटेबल पार्टी बनाना, जिससे कि वो इस देश में तानाशाहों की तरह राज कर सके और अपने प्राइवेट मित्रों को चंदे का धंधा देते रहे। जी हाँ, लद्दाख में यही तो हो रहा है। दरअसल 6 मार्च 2024 को लद्दाख के एक एरिड यूनियन टेरिटरीज लेह में सोनम वांगचुक नाम के व्यक्ति, जो कि एक फेमस एजुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सरकार के खिलाफ एक भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं अपनी डिमांड्स को रखते हुए। और उनकी डिमांड क्या थी? भारतीय संविधान में दिए गए 6th शेड्यूल को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करना। अब ये आखिर 6th शेड्यूल क्या है? तो दरअसल ये संविधान का वो हिस्सा है जो कि देश के ट्राइबल कम्युनिटी और आदिवासी लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो इससे उन्हें यह अधिकार मिलता है जिससे कि वो लोग अपनी जमीन, पानी और जंगल जैसे रिसोर्सेज के बारे में खुद ही फैसला ले सकें, ताकि बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़खानी ना कर सके। लेकिन मोदी जी प्रोटेस्टर्स के इस डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस डिमांड को पूरा करते हैं तो ऑफिशियल तौर पर मोदी जी यहाँ के जंगल और जमीन को अपने प्राइवेट मित्रों को नहीं दे पाएंगे। लेकिन जरा सोच कर देखो, अगर प्रोटेस्टर्स की इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया और मोदी जी के मित्रों ने लद्दाख जैसे इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट और माइनिंग जैसे कार्य शुरू कर दिए तो वहाँ के पर्यावरण पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस चीज से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स और लैंडस्केप जैसी आपदाओं की संख्या एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वही बात, मोदी सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहाँ के लोग मरे या फिर वहाँ का पर्यावरण खतरे में चला जाए। और ये कहानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, बल्कि पूरे देश के कोने कोने में यही हाल है। अभी कुछ ही दिनों पहले 20
20,000 से ज्यादा किसान दिल्ली की सड़कों में आंदोलन कर रहे थे अपनी डिमांड एमएसपी को पूरा करवाने के लिए। खैर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर क्या है, इस चीज की कई डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड फाइनल आउटकम ये है कि मोदी सरकार ने किसानों की इस डिमांड को भी पूरा करने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि तानाशाही इस हद तक पहुंच चुकी है कि इस सरकार ने अपनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ही जेल में भेजना शुरू कर दिया है। खैर यही एक वक्त है अपनी आवाज को उठाने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का और इन पॉलिटिकल माफियाओं को उखाड़ फेंक कर अपने राष्ट्र को एक तानाशाही से बचाने का। एक बात याद रखना दोस्तों, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में बहुत शक्ति होती है और ये बहुत जरूरी है कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी डालें, कुछ भी करें, बस ये याद रहे कि अब इस बात को पहुंचाने की और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।